अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई इमरान खान की 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत से कबल बानी पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस, जबकि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में भी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। लेकिन बानी पीटीआई की जेल से रिहाई के ताहाल कोई इम्कानात नजर नहीं आते, क्योंकि उन पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, जिनमें दौरान इद्दत निकाह का भी एक मुकदमा शामिल है, जिसमें उनकी जमानत होना बाकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 100 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत का फैसला आने के बाद हुकूमती जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर अदलिया पर तंज के निश्तर बरसा दिए। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जब तक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में भर्ती होने वाले जजेस को अदलिया से फारिग नहीं किया जाएगा, तब तक हर रोज कोई नई कहानी सामने आती रहेगी। आइन के आर्टिकल 62-63 का हवाला देते हुए सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि आर्टिकल 62-63 पर नाअहली का फैसला करने वाले खुद उस पर पूरा नहीं उतरते। सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निजाम सबसे पहले अदलिया पर लागू होना चाहिए। हुकूमत और हुकूमती जमात को अदलिया की जानिब से क्यों निशाने पर रख लिया गया है? इदारों के माबैन जो एक तनाव की सी कैफियत है, उसमें कैसे कमी मुमकिन हो सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपकी, थोड़ा सा अगर उससे गुफ्तगू का इजाज़त दे तो आगाज़ कर लूँ। सर, जस्टिस बाबर सत्तार का एक खत है जिसमें वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि शहरियों की सर्विलेंस से मुताल्लिक उनको कहा गया, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। हम शायद रिएक्शन गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा संगीन एक इल्ज़ाम है जो आयद किया गया है और हम इसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन हमें उसके बिल्कुल बरक्स आप लोगों का रिएक्शन लगा। पहले लगा कि गवर्नमेंट डिनाइल में चली गई है, फिर लगा कि गवर्नमेंट आके उन्हीं जज साहब को उन्हीं की तरफ उंगलियां जो है वो उठाना शुरू हो गई। आपको लगता है कि माकूल रिएक्शन था सर? मैं ये समझता हूँ कि जब आप प्ले टू द गैलरी करें और साथ वाले कमरे में बैठे चीफ जस्टिस को आपने कोई बात कम्युनिकेट करनी हो और वो खत लिख के सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लीक किया जाए, बेहतर था कि आप ऐसी बात अपने चीफ जस्टिस से साथ वाले कमरे में जाके कर लेते। या मेरा सवाल ये भी है कि अगर आपने खत लिखा था और वो एक कमरे से एक ही इमारत के अंदर दूसरे कमरे में जाना था, तो फिर वो मीडिया पे कैसे आया? देखिए, अगर तशहीर मकसद था, प्लेइंग टू द गैलरी मकसद था, तो चले वो मकसद पूरा हो गया। मगर जब अटॉर्नी जनरल आपके पास ये पैगाम लेकर आए कि आप इसकी इन कैमरा ब्रीफिंग करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें कुछ हसास मामलात जो हैं वो शामिल हैं, तो आपने इन कैमरा हियरिंग के हवाले से उनको उस वक्त इनकार क्यों ना किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों ना किया? ये भी नामुनासिब है ना कि आप मौके पे रोकते नहीं हैं अटॉर्नी जनरल को जब वो पैगाम रसानी कर रहे हैं और उनके जाते ही आप एक खत लिख देते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के साथ ये बात करने में क्या अमर माने था? तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे तो डिवीजन नजर आती है विद इन द जुडिशियल रैंक्स, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं, फिर उस पर सियासत का तासुर दिया जाता है। तासुर यही है कि उस पर सियासत की जा रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप इस हक में नहीं थे कि इन कैमरा ब्रीफिंग हो, आप उसी वक्त इनकार करते, तो ये अनफॉर्चुनेट है। चले आपकी बात को अगर ले लें तो आपको नहीं लगता कि तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ किया जा सकता है? मुझे सिर्फ ये समझा दें कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही है जो कि नहीं है। क्या आप लोग माजी में ये नहीं कहते रहे कि अदलिया पर दबाव डाल के मियाँ साहब के खिलाफ फैसले लिए जाते रहे? क्या अच्छा आपको भी छोड़ दें, इस मुल्क की कोई एक सियासी जमात बता दें जिसने किसी टाइम पर ये इल्ज़ाम जो है वो ये एलिगेशन ना लगाई हो? तो कोई नई बात कर रहे थे बाबर सत्तार साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबर सत्तार साहब ने जो बात की कि मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ, बताएं ये पैगाम किसने दिया, किसके बिहाफ पे दिया? पूछे ना सर। और क्या ये तो मैं कह रही हूँ कि तहकीकाती प्रोसेस का आगाज करें, उनसे पूछें ना। देखिए ना, दो बंदों के दरमियान एक कन्वर्सेशन है, एक अटॉर्नी जनरल है, एक जज साहब है, ठीक है। अब आप इस बात का नोटिस ले लेते हैं कि आपकी जो ग्रीन कार्ड है उस पे बात हो रही है, आपके कारोबारों पे बात हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी पे बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए जाते हैं, तब आप नोटिस क्यों नहीं लेते? और देखिए, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप जवाब दें एट द एंड ऑफ द डे। नहीं सर, लेकिन उनके ओहदे जो हैं उसमें उनको डिक्लेयर करनी है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या वो पब्लिक हो सकती है? देखिए, आप पॉलिटिशियन है, देयर इज अ डिफरेंस। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस कब मूव होता है कि जब आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स हो। आपने देखा अभी एक जज साहब ने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बावजूद उनका रेफरेंस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचा, उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स प्रूव हुए थे। तो देखिए, आप ये आपको छूट नहीं है कि आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बनाएं और मुल्क से बाहर बनाएं, मुल्क के अंदर बनाएं। मैं ये समझता हूँ, देखिए, इस तनाव को कम करने की जरूरत है, मगर ये जो एक शौक नजर आता है ना हेडलाइंस में आने का, एक हीरोइज्म नजर आता है आपको, ये काम नहीं है। देखिए, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बड़ा वाइड है, अब आप शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं,
क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट इजाजत देता है इतनी सोशलाइजेशन? नहीं देता। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको ये नागवार बात गुजरी थी और आप अटॉर्नी जनरल को उसी वक्त कह देते कि जी मुझे ये मुनासिब नहीं लगा, आपको ये पैगाम नहीं देना चाहिए। और ये रिवायत है कि अटॉर्नी जनरल एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं बिटवीन द स्टेट एंड द जुडिशरी, वो प्रिंसिपल लॉ ऑफ सारे मुल्क के। तो उन्होंने तो सिर्फ पैगाम रसानी की। आप लोगों ने लग रहा है आपसे एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर कि अटॉर्नी जनरल वाला जो मामला हुआ था वो तो ब्रॉडर इशू की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो तो बड़े बड़े नाम ले रहे हैं कि मुझे कॉल्स आती रही हैं, मुझे अप्रोच किया जाता रहा है, मुझे कहा जाता रहा है कि पीछे हट जाओ। इट गोज बियॉन्ड द अटॉर्नी जनरल। ना तो कोई सबूत दिया, ना तो उसकी कोई टाइमलाइन बताई, ना तो उसकी तारीख बताई। ये अटॉर्नी जनरल वाला वाकया उसकी एक बुनियाद बनी है जो कि मैं समझता हूँ कि इसको गलत पोर्ट्रे किया गया है। और ये खत आज क्यों ख्याल आया, बंदियाल साहब के दौर में खत क्यों ना लिखा गया? जो इंटरनल पॉलिटिक्स की मैं बात करता हूँ ना, वो सामने आती है कि कोई ग्रुपिंग नजर आ रही है। तासुर यही है कि कोई ग्रुपिंग है। तो एक आपके चीफ जस्टिस है जिनसे रोज सुबह शाम आपकी टी ब्रेक की भी मुलाकात होती है। Why write a letter? Why write a letter and then publicize it? आप उनसे बात करें और फिर उसके बाद कहें कि जी मैंने फलां मौके पे आपसे बात की थी, आपने नोटिस नहीं लिया। पहले 6 जजेस ने खत लिखा। ये भी गले नहीं पड़ जाता वैसे? फिर कहा जाता है आपने इन राइटिंग क्यों नहीं लाया, आप कानूनदान है, रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाया? 6 जजेस ने खत लिखा, उसको टेक अप किया गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस से कम्युनिकेशन के और भी तरीके हैं। हाँ, अगर आपने हेडलाइंस में आना है, आप तशहीर पसंद करते हैं, आप एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर तो चलें ठीक है, आपने ठीक किया होगा। बट अटॉर्नी जनरल से जो चैनल है फिर उसको बंद करते कहते कि अटॉर्नी जनरल आज के बाद मुझे अप्रोच ना किया करें ऑफिशियल मामलात के लिए। अच्छा, स्टेट ने सिग्नल्स जो है ना अदलिया से वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दिस लेटर ऑल्सो, और ये जो अभी दोबारा हुआ है इसके बाद भी, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कुछ ज़्यादा ही मिक्स सिग्नल्स हम देख रहे हैं क्या आ रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? आप देखें ना, इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को इस तरह के केओस में भी तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, माना जब स्टे ऑर्डर्स दिए जाते हैं 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस में, तो तब नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? मेरा एक सवाल है ना, हमारी जुडिशरी दुनिया में इतनी लो रैंकिंग जुडिशरी क्यों है? पेंडेंसी अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा कि हम इलेक्ट्रिक का अगर बाइक्स देंगे तो 1 व्हीलिंग होगी, लड़कियों के कॉलेज जाके लड़कियों को छेड़ेंगे। गजब खुदा का, आप कम से कम अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स में तो मत स्टे ऑर्डर्स दें। आप देखेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्यों रुकती है? क्योंकि जुडिशियल इंटरफेरेंस होती है, स्टे ऑर्डर्स होते हैं। बाहर का इन्वेस्टर डरता है पाकिस्तान आने से कि आपकी जुडिशरी जो है वो स्टे ऑर्डर दे देती है, हमने पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना। देखिए, ये भी मामलात है ना, वी मस्ट गेट आवर हाउस इन ऑर्डर। आप दूसरी तरफ आप लेटर लिख रहे हैं सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, तो इस पे भी लेटर लिखें किसी दिन कि मेरे पास इतने केस पेंडिंग हैं, इतने बिजनेस इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान हैं, इतने टैक्स के मामलात पे हमने स्टे दिया हुआ है। और इन लाइन पे आप कह रहे हैं जुडिशरी बायस्ड है, रियल इश्यूज पर फोकस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, मगर असल इश्यूज पे फोकस इसलिए नहीं है कि जब ऑरेंज लाइन का स्टे दिया उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो गई, जो अरबों रुपया उस पे इजाफी लगा बिकॉज ऑफ डिले, वो अवाम ने उसका बोझ बर्दाश्त किया। फिल्टर कैसे करेंगे? देखिए, अवामी जो फलाह के मंसूबे हैं या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं, मैं समझता हूँ उस पर तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। उसको आप ओपन माइंड से देखें, ओपन माइंड से उसके फैसले करें। और जहां तक बात है ना कि आप समझते हैं कि जी कोई हसास मामला है और मुझे ये कहा जा रहा है, आप अटॉर्नी जनरल को ये बात करते उस वक्त। और देखें, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव जैसे मामलात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के कई वाकयात हो जाते हैं। अब एक इशू को पकड़ के अगर पूरे सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान अगर लगाया जाएगा, तो फिर ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट से कौन डील करेगा? मुझे तो इस वक्त लग रहा है कि फिर अब गवर्नमेंट और जुडिशरी, इस तरह की बातें जब जुडिशरी से आती हैं और आप लोग का रिएक्शन आता है, तो आप लोग अब हेड्स ऑन होने लगे हैं फिर। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूँ इस तनाव को कम करने की जरूरत है। कैसे होगा, यही तो मैं सवाल कर। इसका बड़ा आसान हल है। जो भी मामलात हैं आप बताएं अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल वो कम्युनिकेट करे गवर्नमेंट को और आपकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। अगर खत लिख के और मीडिया कैंपेन चला के ये काम आपने करना है और एक वो हीरोइज्म में पढ़ना है, वो फिर आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, कल जो इमरान खान साहब की वो जो नैब वाला मामला है, उसके अंदर जो स्काइप पे ऑनलाइन पेशी वाली बात है, हुकूमतों को कहा गया है कि उसको वो करें, मैनेज करें, उसको ऑर्गेनाइज करें। होगी एक तो ये बताइए कि उनको प्रेजेंट किया जाएगा, और दूसरा ये कि क्या वो हम बराह रास्त देख सकेंगे? देखिए, ये तो अब कोर्ट ने डिसाइड करना है। हमें तो जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट पेश करने का तो कह दिया गया है ना। देखिए, अब वो बराह रास्त तो चले, आई थिंक सेकेंडरी इशू है। अब वो वीडियो लिंक पे होना है, वो पेश करके होना है, जैसे भी होना है। स्काइप का आई थिंक प्रॉब्लम ऑनलाइन कहा गया। नहीं, वो होगा, जो भी अदालत की डायरेक्शन होगी उसको हमने फॉलो, उसको आप फॉलो करेंगे। वीडियो लिंक के ऊपर अगर पेश करना है तो करेंगे जी, अगर वीडियो लिंक पे करना होगा तो करेंगे, बिल्कुल, अगर अदालत की डायरेक्शन होगी तो। अच्छा, हसास मामलात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं 9 मई हसास
तरीन एक इशू है पिछले 1 साल से इस मुल्क का। निगरान हुकूमत की एक जो कमेटी बनी थी उसकी एक रिपोर्ट आपको पता है वो मंजर आम पर आई। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनके कारकुनान के खिलाफ कोई खास शवाहिद एक तो पेश नहीं किए गए, दूसरा उन्होंने अगर आप उसकी पूरी जिस्त निकालें ना तो उस वक्त निगरान हुकूमतों को कहीं ना कहीं और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। क्या करेंगे सर? ये जो निगरान वज़ीर आला थे वो तो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं इस वक्त कैबिनेट के अंदर, जो उस वक्त IG थे पुलिस के, उनको तमगे दिए जा रहे हैं, तो कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? देखिए बात ये है, आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख सकती हैं 9 मई के वाक़े के अंदर खुद खड़ी मौके पे। इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौके पे मौजूद हैं, उनका भांजा हसान न्याजी मौके पे मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वीडियोस मौजूद है कि GHQ पहुंचो, वीडियोस मौजूद है कि कोर कमांडर हाउस का घेराव करो। और ये जियो फेंसिंग से ये प्रूवन है कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, कौन कौन लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। निगरान हुकूमत से ये सवाल बार बार PTI वाले भी करते हैं कि रोका क्यों नहीं। ये चाहते थे लाशें गिरें, ये चाहते थे कि इतनी वहां पे अग्रेशन और महाजराई हो जाए कि 3-4 बंदे वहां कत्ल हो जाएं और हम उस सिचुएशन का फायदा उठा के किया उसका फायदा उठा के एक का तख्ता उलट दें हर चीज का। देखिए अगर नहीं रोका गया, या एक हमारे अभी IG इस्लामाबाद हैं अली नासिर रिजवी, उनकी एक आंख जाया हो गई, पथराव हुआ तो आंख जाया हुई ना, मेरा घर करीब है, मुझे पता है कि हमने किस तरह मॉब्स को आते जाते देखा पूरी रात। तो बात यह है कि ये मुसल्लह जत्थे जो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते थे और इक़्तिदार छीनना चाहते थे और एक साजिश थी आर्मी चीफ के खिलाफ, आर्मी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ये उसको कामयाब करना चाहते थे। अब उसको ऑब्वियसली अगर ब्रूट फोर्स से नहीं रोका गया तो इसका मकसद तो यही था ना कि कोई वहां पे कत्लो गारत ना हो जाए। तो ये कत्लो गारत चाहते थे। इतनी आसानी से जाने दिया गया ये एक सवाल नहीं है। नहीं देखिए, जाने नहीं दिया, कुछ चीजों को तो कॉर्डन ऑफ किया जा सकता था ना। जितने हमारे सिपाही जख्मी हुए, मैंने आपको DIG का बताया, उसकी एक आंख जाया हो गई, मजामत की गई। एक अफसर बेचारा कोर कमांडर हाउस के गेट पे खड़ा होकर रोक रहा था कि जी ना मत करो ये काम, बट अगर मजामत बढ़ जाती और 4-5 बंदे कत्ल हो जाते, ये लाशें उठाना चाहते थे इमरान खान साहब और चाहते थे कि उन लाशों की बुनियाद पे वो क्लेम कर दें कि जी ये इनकलाब आ गया। लेकिन वो अवॉइड करने के लिए जो हमने किया वो सही रास्ता था। जो रिपोर्ट है वो कहती है 3 बजे शुरू हुए प्रोटेस्ट का सिलसिला और 6 बजे आग लग गई थी जिना हाउस को। 3 घंटे सूबाई हुकूमत कहीं मंजर आम पर नहीं। उस दौरान लोग जख्मी हुए ना, उसी दौरान DIG की आंख जो है वो जाया हुई, उसी दौरान रिजर्व्स मंगवाई गई, एक्स्ट्रा फोर्सेज मंगवाई गई, वहां पे रोका गया। बट ऑब्वियसली जब एक मुश्तइल हजूम हो, आप एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं ना, उसके बाद आपको गोली चलानी पड़ती है। तो गोली चलाने के ऑर्डर किसी को नहीं थे और ना होने चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट के मामले पे। बट ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था तहरीक इंसाफ का और ये इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक साजिश थी। और जुडिशरी से मेरी दरखास्त है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए, वरना ये आए दिन ये दोबारा से ऐसे वाक़यात। अच्छा, मुश्तइल हजूम पर मैं वापस आती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि गोली चलाने का हुक्म नहीं होना चाहिए था। रेंजर्स ने कश्मीर में गोलियां चलाई हैं सर, 3-4 शहादतें भी रिपोर्ट की गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो हुआ बड़ा अफसोसनाक है। पुलिस की भी बहुत हसास है ना, उसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। जिस तरीके से देखे ना, जिस तरीके से वो एक में चल रही है, वो पुलिस वाले को एक पहाड़ी से नीचे फेंका जा रहा है, देखिए बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए। मगर हैविंग सेड दैट, बर वक्त वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया और मौके पे फैसला किया। वो होता है ना कि आप कमेटी बना देते हैं, सोचते हैं क्या फैसला करना है। जो ग्रांट दी गई 23 अरब रुपए की मौके पे नहीं, वफाक का रिएक्शन तो बाकी काबिल सताइश, आप लोगों ने बड़ा प्रॉम्प्ट उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन सर फिर भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे हुई, आपको पता है मैं मुसलसल ये बात कह रही हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया, दे वर हैविंग द फील्ड डे जो हुआ है कश्मीर के अंदर, बड़ा अनफॉर्चुनेट बड़े विजुअल्स हैं जो इंटरनेशनली गए। माइकल कुगलमैन की एक ट्वीट है जो कहता है कि लगता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क और इमरान खान इस मामले पे एक पेज के अंदर। देखें ना, ऐसी बातें इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कर रहे हैं, इसमें सियासी इंतशार फैलाने वाले एलिमेंट्स भी मौजूद थे और जेन्युइन लोग भी थे, बिल्कुल थे, मगर इस तहरीक को गलत रंग दिया गया कुछ लोगों की तरफ से। मैं समझता हूँ ये मामला खुशसूबी से हल हो चुका है और जो नुकसान हुआ उसका भी अजाला किया जाएगा और कोशिश होगी कि ऐसे मामला दोबारा ना हो। वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा, जहाँ कमी कोताही लोकल लेवल पे हुई वफाक वो अपने जिम्मे लेगा। मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन इसी इशू पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।